नमस्कार साथियों, आज वर्ग 3 जो चयन परीक्षा है उसके बारे में जो भी लोगों के कमेंट हैं, इशू हैं, प्रश्न हैं, उन सब को एक एक करके बारीकी से देखेंगे और रूल बुक के आधार पर और वर्ग 3 के पहले जो डॉक्यूमेंट सत्यापन हुए थे, वर्ग 2 के अभी सत्यापन हुए, उन सभी को देखते हुए वर्ग 3 में अभी डॉक्यूमेंट जिस तरह से वेरिफिकेशन होगा उस तरीके से मैं इन सब के जवाब देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए और वर्ग 3 के जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले लोग हैं इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको ज्वाइनिंग तक साथ देने वाला हूं। आपका एक एक बंदे का कमेंट मैं हमेशा पढ़ता रहूंगा, उनका जवाब देता रहूंगा और मैं आपका दोस्त किसी भी तरह से आपको बाहर नहीं होने देंगे। आपके डॉक्यूमेंट कैसे हैं और उनमें क्या क्या करवाना है या सब कुछ कंप्लीट है, ये विस्तार से चर्चा हम करते रहेंगे। तो आज का वीडियो है कि जो वर्ग 3 में डीवी होने वाला है चयन परीक्षा का, उसमें कौन बाहर होगा और कौन सुरक्षित होगा। आपके दिमाग में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन चलते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हम हर रोज़ मिल सकें, हर रोज़ आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो मध्य प्रदेश वर्ग 3 डीवी में कौन बाहर होगा, कौन सुरक्षित। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने या इसमें दो तरह से फॉर्म डाला होगा। पहला कैंडिडेट जिसने 12th प्लस DLED बेस पे फॉर्म डाला होगा, जिसके पास में 10वीं है और जिसने DLED कर रखा है या DED कर रखा है, एक तो वह कैंडिडेट होगा। दूसरा कैंडिडेट होगा जिसने ग्रेजुएशन प्लस DLED से फॉर्म डाला है। तो दो तरह के इसमें कैंडिडेट संभव है। और तीसरा तरह का वो RCI से मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमाधारी है, एक उन्होंने फॉर्म डाला होगा, उन्होंने 12th या फिर ग्रेजुएशन बेस पे सेम फॉर्म उसमें डाला होगा। और जो चौथा तरह का कैंडिडेट है वो है NIOS या फिर अन्य जो डिस्टेंस DLED हैं, उन्होंने फॉर्म डाला होगा और उन्होंने भी ये सेम तरीके से फॉर्म डाला होगा, या तो ग्रेजुएशन बेस पे या 12th बेस पे। तो इस तरह इन लोगों ने फॉर्म डाला है। साथ ही साथ EWS की भी इसमें बात की जाएगी और EWS के साथ साथ जो भी मूल निवासी से रिलेटेड, आपके अंक सूची में नाम से रिलेटेड, आधार कार्ड में नाम से रिलेटेड और आपके जाति प्रमाण पत्र में नाम से रिलेटेड, या किसी के DLED के जो अंक सूची है उसमें नाम अलग है और 10th की अंक सूची में अलग नाम है, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे और इन सब का भी जवाब मैं दूंगा। साथ ही साथ आपके मन में भी यदि कोई क्वेश्चन चलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप वहाँ अपने क्वेश्चन ऐड करते रहिए और फिर हम उस जो गूगल फॉर्म रहेगा उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। तो बाहर कौन हो सकता है? बाहर फेक डिप्लोमा वाले बाहर हो सकते हैं और जो अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होते हैं, यदि आपने उनसे यदि 12th या फिर आपने DLED किया है तो वो बाहर हो सकते हैं। और तीसरा तरीका बाहर होने वाला व्यक्ति वो है जो मार्कशीट में मिसमैच जानकारी के हिसाब से फॉर्म आपने भर दिया है, तो आप बाहर हो सकते हैं। रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि मान्यता प्राप्त संस्था की डिग्री ही मान्य होगी। ये मैं अपनी तरफ से जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ सत्य बोलूँगा। अगर आपको कड़वा लगे तो प्लीज़ इसमें आप मेरा कोई इसमें दोष नहीं होगा, मैं तो बस आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। और इसमें आपको मेरे ऊपर गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षित कौन होगा? नाम थोड़ा बहुत अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सरनेम में थोड़ी बहुत स्पेलिंग दिक्कत है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग छोटी गलती है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। ये सारी गलतियाँ आपकी एफिडेविट से ठीक हो जाएगी। और बाहर जो हो सकता है बिल्कुल अलग नाम, कौन बाहर हो सकता है बिल्कुल अलग नाम, जैसे कि मेरा नाम पर्वत सिंह राठौर है और मेरे जो सत्यापन में के लिए सिर्फ पर्वत सिंह लिखा है तो बाहर मैं नहीं हो सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा नाम पर्वत कुमार
राठौर या कुछ ऐसे मतलब 2-3 शब्द में नाम चेंज हो रहा है तो फिर बाहर का रास्ता मुझे मिल सकता है। और जो एक तरीका का व्यक्ति और भी बाहर होगा जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग हैं, जो उससे मैच बहुत कम करते हैं, यानी 30-40% मैच करते हैं उससे डॉक्यूमेंट, और 50-60% उसका मैच नहीं करता है, तो उनको बाहर का रास्ता मिल सकता है। फादर और मदर नेम के में जो इशू है उसके बारे में यदि आप बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक, सरनेम मिस्टेक, तो ये बाहर नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन यदि बार बार चल रहा है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिए, और भी हम रोज़ इस पे बात करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बाहर कौन हो सकता है? पिता का नाम पूरी तरह अलग है तो बाहर हो सकता है, माता का नाम पूरी तरह अलग है तो बाहर हो सकता है। छोटी मोटी यदि माइनर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, एफिडेविट से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब EWS कैटेगरी वालों की बात करते हैं, तो EWS में कौन सुरक्षित है और कौन बाहर हो सकता है? तो EWS से आपने फॉर्म भरा है और सिलेक्शन UR कैटेगरी में हुआ है, तो सबसे पहले आपको EWS की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। दूसरी, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट जो आपने करवाया है और वो जब फॉर्म भरा था वैसा ही आप रिन्यू करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। तो समझ रहे हैं आप, हमने EWS कैटेगरी को भी अभी कवर कर लिया है। और EWS में बाहर कौन हो सकता है? तो जैसे फेक कास्ट सर्टिफिकेट जिन्होंने बनवा लिया है या फेक EWS सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा लिया है और गलत कैटेगरी आपकी है, तो उस समय आप बाहर हो सकते हैं, और इसके अलावा आप बाहर नहीं होंगे, आप सुरक्षित जोन में हैं। रोजगार पंजीयन की यदि बात करते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको स्पष्ट लिखा हुआ था कि रोजगार का जो पंजीयन है आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, और जीवित पंजीयन आपका यदि है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका जीवित पंजीयन नहीं है तो आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, तो रिन्यू हो जाएगा। एक्सपायर्ड यदि है तो DV से पहले आप रिन्यू करवा लेना। और रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं मांगते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, फिर भी आपको रोजगार पंजीयन यदि एक्सपायर हो चुका तो रिन्यू करवा लीजिए, जीवित पंजीयन जरूरी है। अभी तक नहीं मांगा है और इस भर्ती में हो सकता है रूल चेंज हो जाए, इस DV में रूल चेंज हो जाए तो मांग सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी भर्ती में शिक्षक की भर्ती में इसको नहीं मांगा गया। बाहर कौन हो सकता है? जिसका बिल्कुल नहीं बना और उसने हाँ टिक कर दिया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें रोजगार पंजीयन के नंबर और जिला और पंजीयन की तारीख, ये तीनों चीज़ें मांगी थी जब आपने फॉर्म भरा था उस समय, तो बाहर होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा कि फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जिनका बिल्कुल भी पंजीयन नहीं है वो बाहर हो सकते हैं। रूल बुक में स्पष्ट लिखा था कि आपका रोजगार पंजीयन अनिवार्य है और जीवित पंजीयन। अब आधार बायोमेट्रिक का बात कर लेते हैं, तो आधार आपका वैलिड है, बायोमेट्रिक आपका अनलॉक है, तो आप सुरक्षित हैं। आप बायोमेट्रिक अनलॉक करके रखिए। और बाहर कौन हो सकता है? जिसका आधार मिसमैच है, बिल्कुल आधार अलग है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बार बार फेल होता है। वैसे वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये है कि आपको ये सब चीज़ें सही होना अनिवार्य है। अब मैरिज सर्टिफिकेट की यदि हम बात करते हैं तो शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं किया तो आप सुरक्षित हैं। और बाहर कब हो सकते हैं? अलग नाम, कोई प्रूफ नहीं, आपने अलग नाम रख लिया है और उसका प्रूफ नहीं है। यदि आप नाम वगैरह चेंज करते हैं और एक जो समाचार पत्र होते हैं उसमें यदि आपने आपके नाम परिवर्तन की जानकारी को प्रकाशित किया है और उसका कटिंग आपके पास है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित जोन में हो। इसमें नाम और मैरिज स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, और ना लड़की को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वहाँ, और ना लड़के को वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दोनों में किसी को नहीं बताना पड़ेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है मार्क परसेंटेज का जिनको इशू है।
तो जैसे SC, ST, OBC और PWD जो दिव्यांग भाई हमारे होते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ और वो सुरक्षित हैं। और जिनको एलिजिबल मार्क नहीं मिले हैं तो वो तो फिर उनका मेरिट में नाम नहीं आया है। और अगला क्वेश्चन यदि हम इसमें लोगों के लेते हैं तो डिप्लोमा जो मार्कशीट है उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ है। जो फाइनल सर्टिफिकेट जिनके पास है, जिनका 12th 10th सब कंप्लीट है और जिनका जो 10th प्लस डीलेट से फॉर्म जिन्होंने डाला था और वो अभी उनके हाथ में अंक सूची है या फिर DV के टाइम पे फिजिकल डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। यदि DV के टाइम तक आपका DLED का किसी का रिजल्ट नहीं आया या अंक सूची नहीं आई, या फिर आपका क्या हो सकता है कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपका कोई सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास नहीं है तो उस समय आप बाहर हो सकते हैं। तो अभी DV में बहुत टाइम है। जिनके ये मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप मार्कशीट अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यदि आप बाहर कौन होगा, जो इनकम्प्लीट जिनका डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मेडिकल इशू की बात कर लेते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो माइनर विज़न प्रॉब्लम है, वो सुरक्षित हैं बिल्कुल। और बाहर कौन हो सकता है इसमें, जो सीरियस डिसेबिलिटी जिससे टीचिंग इम्पॉसिबल है तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ आपके पास में स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है, आपने अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र के हिसाब से फॉर्म भरा था और आप मेरिट में आ गए हैं तो आपको स्थायी दिव्यांग सर्टिफिकेट ज़रूरी है और वो भी आपका 40-45% से ऊपर का। तो जो दिव्यांग सर्टिफिकेट के संबंध में हमने बात कर लिया है। और जो मेडिकल की ज़रूरत है उसमें आपको सब कुछ ठीक से चेक कर लेना है। डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट का इशू है, सुरक्षित तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। AMP में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास है वो सुरक्षित हैं, और जो बाहर के हैं और जिनको UR कैटेगरी में लाभ मिला है उनको कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि मिसमैच है तो आपको दिक्कत आ सकती है। और डॉक्यूमेंट अपलोड जब होंगे तो मिसिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है। फेक डॉक्यूमेंट से आपको बचना है। रूल बुक में लिखा है कि अगर जानकारी गलत पाई गई तो किसी भी स्तर पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। तो वीडियो के जो इसका सार है वो यही है कि कौन सुरक्षित है और कौन बाहर हो सकता है, इसके संबंध में हमने ये वीडियो आपको दिया है। और इसमें मैंने सभी के क्वेश्चन इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी बहुत सारे यदि क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप मुझे ये गूगल फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, मैं आपका क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। दोस्तों, DV में 90% लोग छोटी मोटी गलतियों से डर रहे हैं, लेकिन सच ये है सरनेम, स्पेलिंग, एफिडेविट जैसी समस्याओं से कोई बाहर नहीं होगा। और बाहर वही होगा जिसके डॉक्यूमेंट फेक हैं या क्वालिफिकेशन गलत है, इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपका जब तक DV 100% हो नहीं जाता मैं आपके साथ बना रहूँगा। DV के टाइम पे भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं आपका हर रिप्लाई करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए और अपने डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करके ठीक करते रहिए।